वेलकम टू लीगल दोस्त यूबीई मीडिया। मैं अजय मिश्रा हाईकोर्ट इंदौर में प्रैक्टिस करता हूं। आज हमारा टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब भी प्लेंट या दावा फाइल किया जाता है तो डिफेंडेंट जब अपीयर होता है तो सबसे पहले उस दावे के अवर्मेंट्स देखता है और उन दावों को देखता है कि किन किन ग्राउंड्स पे दावे में प्लीडिंग में कमी की गई है। उन प्लीडिंग्स को चैलेंज करते हुए डिफेंडेंट जो है प्रतिवादी वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, जो कि डील करता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एट द इनिशियल स्टेज। मेनली इसके जो ग्राउंड्स रहते हैं वो यदि कोई कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं हो रहा हो प्लेंट अवर्मेंट को देखते हुए, सेकंड किसी फीस को या वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं किया गया हो, कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी गई हो, तीसरा किसी लॉ के द्वारा सूट जो बार्ड हो, द सूट इज बार्ड बाय लॉ। इन ग्राउंड्स पे 711 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है प्रतिवादी के द्वारा। जब भी 711 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो द डिफेंडेंट कैन ओनली रिलाई ऑन दी अवर्मेंट्स ऑफ दी प्लेंट। डिफेंडेंट का जो डिफेंस होता है वो इस स्टेज पे देखा नहीं जा सकता। आपको प्लेंट के अवर्मेंट देखना है। अवर्मेंट पढ़ने के बाद आपको देखना है कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो अंडर ऑर्डर 7 रूल 11A में वो सूट कोर्ट डिसमिस कर सकती है। सेकंड, यदि प्लेंटिफ के द्वारा रिलीफ को अंडर वैल्यू किया गया है, जिस मूल्यांकन पे दावा पेश किया गया है वो मूल्यांकन किसी भी कारण से, सपोज करें कि एक कलेक्टर गाइडलाइन से एक मकान की वैल्यूएशन 50 लाख रुपए आती है और प्लेंटिफ ने अपना दावा पेश करते समय उसकी वैल्यूएशन 25 लाख रुपए की है और उसमें कोर्ट फीस कम भरी है। ऐसी स्टेज पे अंडर ऑर्डर 7 रूल बी के क्राइटेरिया में सूट को डिसमिस किया जा सकता है। तीसरा, जब भी कोई सूट बार्ड बाय लॉ हो, सपोज किसी कॉज ऑफ एक्शन से सूट की लिमिटेशन जो है 3 साल के अंदर सूट को फाइल किया जाना है। यदि वादी द्वारा या प्लेंटिफ के द्वारा सूट को 3 साल की अवधि निकलने के बाद फाइल किया गया है तो ऐसी स्थिति में सूट जो है बार्ड बाय लॉ माना जाएगा। या सरफासी एक्ट होता है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है, जिसमें सिविल सूट को बाधित किया गया है कि सिविल सूट आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई सरफासी एक्ट के अवर्मेंट्स को लेकर सिविल सूट फाइल किया गया है कि बैंक द्वारा ये कार्रवाई अवैध की गई है तो उसका जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट को नहीं है। तो ऐसे इन तीनों चारों स्थितियों में सिविल सूट में एप्लीकेशन फाइल होती है। और 711 के अंतर्गत न्यायालय सभी अवर्मेंट देखने के बाद, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करने के बाद ये सूट को इसी स्टेज पे बिना किसी साक्ष्य अंकित किए, बिना कोई जवाब दावा फाइल किए, इसी स्टेज पे केवल 711 की एप्लीकेशन के आधार पे दावे को निरस्त किया जा सकता है। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन आता है अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, जब भी कोई वादी दावा पेश करता है। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन आता है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 टेम्पररी इंजंक्शन से संबंधित, वादी द्वारा दावा पेश प्रस्तुत किया गया है किसी संपत्ति के संबंध में और यदि उस संपत्ति को दावे की पेंडेंसी में बचाए रखना है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो संपत्ति में, या डिफेंडेंट को किसी भी तरीके से रोका जाना है, तो उसके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, जिसको बोलते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन एप्लीकेबल होता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट। जब भी वाद जो है लंबित होता है तो वादकालीन अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रोविजन के अंतर्गत दी जाती है। इसमें क्या क्या देखा जाता है? इसमें यह देखा जाता है कि वादी प्लेंटिफ के पक्ष में प्राइमा फेसाई केस है कि नहीं है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है कि नहीं है। तीसरा, उसे कोई ऐसा लॉस हो रहा है जिसकी पूर्ति मॉनेटरी रूप से नहीं की जा सकती है। इन तीनों फैक्टर्स जब वादी के पक्ष में होते हैं तो टेम्पररी इंजंक्शन वादी को ग्रांट किया जाता है। टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन इसलिए फाइल की जाती है कि मैंने सपोज करें किसी संपत्ति के लिए दावा लगाया, मैंने एक एग्रीमेंट करा कि ये मकान मैं 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए में खरीद रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए में से मैंने 25 लाख पे कर दिए। उसके बाद जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो मुझे रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या फाइल होगा? इसमें एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल होगा और उसके साथ में एक
टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल होगी। टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन में ये रिलीफ क्लेम की जाएगी कि जब मैंने जो संपत्ति खरीदी है उसको दावे के लंबित रहते दौरान प्रतिवादी या उसका मालिक उस संपत्ति को बेच नहीं दे, क्योंकि अगर संपत्ति को बेच दिया जाता है तो मेरा दावा अलाउ भी हो जाएगा तो भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। इस कारण से टेम्पररी इंजंक्शन प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी इसको ना तो स्वयं ना किसी अन्य के माध्यम से ना तो इसका परिवर्तन करें, ना इस संपत्ति को कहीं विक्रय करें और ना इसमें कोई थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करें। 39(1)(2) के प्रोविजन के साथ में एक 39(3) का भी प्रोविजन है। 39(3) का प्रोविजन एक्स पार्टी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। वो कब परिस्थिति में, किन परिस्थितियों में ग्रांट किया जा सकता है? जबकि न्यायालय के समक्ष अपन ने दावा पेश किया, दावे के नोटिस सर्व होने में समय लगने की संभावना है। जैसे सपोज करें अपन ने नगर पालिका निगम के अगेंस्ट दावा प्रस्तुत करा कि मेरे घर को तोड़ा नहीं जाए। अब ये आशंका है कि जब तक न्यायालय नोटिस जारी करेगा, नगर पालिका निगम को सूचना पत्र सर्व होगा, उसके पहले ही नगर पालिका निगम उस संपत्ति को तोड़ देगा। तो यदि तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, तो मेरा जो सूट है वो ऑलरेडी इन्फ्रक्चस हो जाएगा। इस कारण से मैं एक 39(3) की एप्लीकेशन फाइल करता हूं कि मुझे जब तक सामने वाली पार्टी प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो जाए तब तक मुझे एक्स पार्टी इंजंक्शन प्रदान किया जाए। मुझे एक पक्षीय निषेधाज्ञा इस आधार पर प्रदान की जाए क्योंकि तीनों फैक्टर मेरे द्वारा बताया गया कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, मैंने विधिक रूप से इसके लिए नक्शा सैंक्शन करवाया है और यदि तोड़ दिया जाता है तो मुझे अपरिमित क्षति होगी। तो न्यायालय इन सब फैक्टर्स पे विचारों उपरांत आपको एक्स पार्टी इंजंक्शन भी दे सकता है। तो आज हमने 3 प्रोविजंस इसमें पढ़े। पहला 39(1) and 2 जो टेम्पररी इंजंक्शन है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट इट कैन बी ग्रांटेड। दूसरा 39(3) एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन, जो प्रतिवादी डिफेंडेंट नहीं भी आए तो भी ग्रांट होता है। और एक हमने पढ़ा 7(11) का प्रोविजन कि 7(11) में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एट द इनिशियल स्टेज कैसे हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।